जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वकार अहमद अफरीदी और हम जो है रिपब्लिक लॉ अकेडमी से आपसे मुखातिब हूँ। एडीपीपी, डीटीपीपी, सिविल जज, लैट, गैट, एलएलबी प्रिपरेशंस की हम ऑनलाइन ऑन कैंपस तैयारी करवाते हैं। आइए, हमारा नंबर है 030375345561। इस पे आप रब्ता करके हमसे यानी कि ये कोर्सेज़ की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम आगे पढ़ते हैं जी। आज लेक्चर नंबर हमारा 15 है क्यूएसओ पे, कानून शहादत आर्डर 1984 पे। चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया हुआ है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का, और इसमें जो है आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है सबसे बड़ा लॉन्ग चैप्टर है। इसमें आज आर्टिकल जो हम पढ़ेंगे वो 53 पढ़ेंगे, 53 से ऑनवर्ड। ठीक है, ऑनवर्ड से में हाउ मच ऑफ द स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, मतलब कि एक स्टेटमेंट को किस हद तक प्रूव किया जाना है या किया जाएगा या किया जाना चाहिए। ठीक है, ये देखें जी, इसमें हम अभी पढ़ते हैं जी। देखें, आर्टिकल 53 कहता है कि व्हाट एविडेंस टू बी गिवन, व्हाट एविडेंस, कौन सी एविडेंस टू बी गिवन दी जाएगी व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। ठीक है ना, पार्ट ऑफ द, व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, बुक और सीरीज ऑफ द लेटर्स और पेपर्स। उसने कहा है कि फिर कितनी या कौन सी एविडेंस दी जाएगी जब एक जो स्टेटमेंट है वो किसी कन्वर्सेशन का पार्ट हो, या डॉक्यूमेंट का, या बुक का, या सीरीज ऑफ लेटर्स का, या पेपर्स का। तो फिर उसमें कौन सी एविडेंस दी जाएगी। ठीक है, ये आपने इसमें गौर करना है। मैं आपको आप स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। उसने कहा व्हेन एनी स्टेटमेंट ऑफ विच एविडेंस इज गिवन, उसने कहा व्हेन एनी स्टेटमेंट, जब कोई स्टेटमेंट जाती ऑफ विच एविडेंस इज गिवन, जब एविडेंस इज गिवन फॉर्म पार्ट ऑफ लॉन्गर स्टेटमेंट, फॉर्म पार्ट ऑफ लॉन्गर स्टेटमेंट, जब वो लॉन्गर स्टेटमेंट का वो हिस्सा हो, उसके मतलब कोई एविडेंस दी जाती है, स्टेटमेंट दी जाती है, आर ऑफ कन्वर्सेशन, वो कन्वर्सेशन का हिस्सा हो, या पार्ट ऑफ द आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट, या आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट का अलग से डॉक्यूमेंट का को वो क्या हो, वो पार्ट हो, आर इज कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट, या वो किसी डॉक्यूमेंट में इस तरह से मुश्तमिल हो, विच फॉर्म द पार्ट ऑफ, जो किसी बुक का पार्ट बनाती हो, आर ऑफ और कनेक्टेड सीरीज ऑफ द लेटर्स और फिगर्स, या वो किसी लेटर्स या पेपर्स का, यानी कि वो क्या है उसके साथ कनेक्ट हो, वो स्टेटमेंट, वो पार्ट। एविडेंस शैल बी गिवन, तो फिर उसने कहा है एविडेंस क्या दी जाएगी, एविडेंस शैल बी गिवन ऑफ सो मच, एविडेंस दी जाएगी किस चीज की, ऑफ सो मच एंड नो मोर ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो फिर उतनी ही एविडेंस दी जाएगी जितनी वहां पे जितनी स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है ना, अब इसमें बात और तलब ये है, उसने कहा है अगर कोई कन्वर्सेशन है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, या कोई पार्ट ऑफ आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट है, या वो क्या है, या वो कंटेन इन अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट में कंटेन है, विच फॉर्म पार्ट ऑफ बुक, जो बुक का किसी चीज का हिस्सा है, या कनेक्टेड सीरीज ऑफ लेटर्स या पेपर्स, ठीक है ना, का हिस्सा है, तो एविडेंस शैल बी गिवन, तो एविडेंस दी जाएगी ऑफ कितनी, सो मच एंड नो मोर ऑफ द स्टेटमेंट, जितनी आपने स्टेटमेंट उसमें से पार्ट ऑफ दी है, पार्ट शो की है, उतनी ही स्टेटमेंट दी जाए, उसकी उतनी ही एविडेंस दी जाएगी, वो स्टेटमेंट की, कन्वर्सेशन की, डॉक्यूमेंट्स की, और बुक की, और सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स की, एज द कोर्ट कंसीडर नेसेसरी, जैसा कोर्ट जरूरी समझे, इन दैट पार्टिकुलर केस, उस पार्टिकुलर केस में, टू द फुल अंडरस्टैंडिंग, टू द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, उसके जो स्टेटमेंट दी है उसकी नेचर और उसके इफेक्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट, उसका असर क्या होगा, एंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट वाज मेड। ठीक है ना, तो मतलब ये क्या, इसमें इसका क्या है कि जब भी आपने किसी कन्वर्सेशन, उसके उस कन्वर्सेशन का कोई पार्ट है, उसमें से उसकी आपने उतनी स्टेटमेंट आपने दी है, या कोई डॉक्यूमेंट है उसका कोई पार्ट है, या कोई वो बुक है उसका कोई पार्ट है, या सीरीज ऑफ लेटर्स है उसमें वो उसके साथ कोई कनेक्ट है, तो कोई आपने एक स्टेटमेंट दी है उसमें से, तो फिर आपने एविडेंस भी उतनी ही देनी है, उससे ज्यादा नहीं देनी, उस स्टेटमेंट की, उस कन्वर्सेशन की, उस डॉक्यूमेंट की, या उतने पार्ट की देनी है जितनी आपने वो स्टेटमेंट दी है। ठीक है, इसमें ये है, यानी कि हाउ मच ऑफ द स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव, कितनी, जितनी आपने एज आ उसको एविडेंस आपने दी है,
उतनी ही उसको आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, या जितनी स्टेटमेंट दी उतनी ही एविडेंस आपको देनी पड़ेगी, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 1 पढ़ते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 1 कहता है जब भी किसी यानी कि स्टेट में जो कन्वर्सेशन है उसकी उसमें से आपने उसके पार्ट की कोई स्टेटमेंट दी है, एनी स्टेटमेंट ऑफ विच एविडेंस इज गिवन, एविडेंस देनी है तो, या किसी डॉक्यूमेंट की स्टेटमेंट आपने यानी कि दी है, या कोई यानी कि बुक की या कोई लेटर ऑफ सीरीज की या पेपर्स की, तो एविडेंस आपने कितनी देनी है, सो मच देने का है, सो मच एंड नो मोर, सो मच एंड नो मोर, सी ऑप्शन ठीक है जी। ठीक है, नो मोर सो मोर ये ऑप्शन गलत है, सो मच एंड नो मोर। ठीक है, आगे चलते हैं जी। स्टेटमेंट्स जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट, जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट, जब जजमेंट जो होती हैं कोर्ट की, जो जजमेंट्स होती हैं, जब वो कब रेलिवेंट होंगी, उसने कहा वो कब रेलिवेंट होंगी। ठीक है ना, वो भी रेलिवेंट होती हैं, कैसे होती हैं देख लेते हैं। सेक्शन 54 कहता है कि प्रीवियस जजमेंट्स रेलिवेंट टू बार अ सेकंड सूट अ ट्रायल। देखिए ना, यहाँ पे रेजुडिकेट आ जाता है, जो आपका जो सीपीसी में आपको टॉपिक है रेजुडिकेट का, रेजुडिकेट का एक दफा जो केस डिसाइड हो गया है उस पर दोबारा यानी कि केस आप या केस नहीं चल, सेकंड सूट नहीं हो सकता या ट्रायल नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसने सेक्शन 54 में ये कहा है प्रीवियस जजमेंट्स रेलिवेंट टू बार ए सेकंड सूट अ ट्रायल। ठीक है, देखिए इसका मतलब जो प्रीवियस जजमेंट्स है वो रेलिवेंट होगी ना, कैसे, इसका मतलब है जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस कब रेलिवेंट होगी, जब आप उसके मतलब जो है एक ही केस जो आपने डिसाइड कर दिया, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, उसके मतलब आप क्या कर रहे हैं, दोबारा आप लेके जा रहे हैं सूट का, कोर्ट में लेके जा रहे हैं, दायर करने जा रहे हैं, तो दूसरी पार्टी क्या करेगी, वो एविडेंस पेश कर देगी, वो प्रीवियस जजमेंट पेश कर देगी, सर जी देखें ये रेलिवेंट, क्या हो जाएगी, वो रेलिवेंट होगी कि इससे तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो जुडिकेट में फॉल करता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री, उसने कहा है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, कोई जजमेंट एग्जिस्ट करती है, ऑर्डर करता है या डिक्री करती है, विच एनी विच बाय लॉ प्रिवेंट्स, विच बाय लॉ, यहाँ पे लॉ आना है, विच बाय लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कोग्निजेंस, कोग्निजेंस लेने से उसको रोकती है, ऑफ ए सूट और ए होल्डिंग ट्रायल। ठीक है ना, जब कोई जजमेंट एग्जिस्ट करती हो, ऑलरेडी पाई जाती हो, ऑर्डर या डिक्री, ठीक है ना, जो जिससे जो वो कोर्ट को रोकती है कि आप किसी सूट की या ट्रायल की दोबारा से कोग्निजेंस नहीं ले सकते, वो क्या होगी, वो इररेलेवेंट फैक्ट होगी। व्हेन, आगे उसने कब वो रेलेवेंट होगी, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर सच कोर्ट आर टू टेक कोग्निजेंस ऑफ सच सूट आर टू होल्ड सच ट्रायल। ठीक है ना, जब जब ये क्वेश्चन हो कि क्या आया कि उस कोर्ट को आर टू टेक कोग्निजेंस, उसको कोग्निजेंस लेनी चाहिए उस सूट की, या ट्रायल होल्ड करना चाहिए। ठीक है ना, जब ये चीज हो तो फिर क्या है, फिर वो आपकी जो जजमेंट होगी, प्रीवियस जजमेंट्स होंगी ऑफ कोर्ट और जस्टिस की, वो क्या हो जाएंगी, वो रेलिवेंट हो जाएंगी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, आइए एमसीक्यू नंबर 2 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 ये क्या कहता है, एमसीक्यू नंबर 2 ये कहता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री विच बाय लॉ, यहाँ पे लॉ आना है, ये ठीक आ देता हूँ, विच बाय लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कोग्निजेंस, जब वो किसी को, जब कोई जजमेंट एग्जिस्ट करती हो, ऑर्डर या डिक्री एग्जिस्ट करता हो, तो वो कोर्ट को रोकता हो कि आपने कोग्निजेंस या कोई ट्रायल होल्ड नहीं करना, तो वो क्या हो जाएगी, वो रेलिवेंट इज द रेलिवेंट फैक्ट होगी। ठीक है ना, इज द रेलिवेंट फैक्ट, बी ऑप्शन ठीक है जी। आगे चलते हैं, आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट आर जुरिडिक्शन, प्रोबेट आर जुरिडिक्शन। ठीक है जी, ये मैं बता जी, इसमें ये है कि रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एटसेट्रा आर जुरिडिक्शन, के सर्टन यानी कि प्रोबेट या जुरिडिक्शन के जो मामला होते हैं उसमें यानी कि जो जजमेंट, सर्टन जजमेंट्स की रेलिवेंसी होगी या नहीं होगी, पढ़ते हैं जिसको क्या कहता है। अ फाइनल जजमेंट ऑर्डर या डिक्री ऑर्डर ऑन डिक्री ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट की जो क्या है, कोई फाइनल जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट मैट्रिमोनियल एडमायरलिटी,
आर इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन, ठीक है ना, जुरिडिक्शन। तो क्या है कि कोई सर्टिफिकेट मैट्रिमोनियल एडमर्लिटी के बंदा ये उसका यानी कि इसमें ये कि वो जो है वो उसकी कोई टाइटल दे देना, उसको लीगली टाइटल दे देना कि ही इज अ हस्बैंड ऑफ दैट पर्सन, शी दैट फीमेल आर नॉट, और इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन, या उसको ये यानी कि उस किसी प्रॉपर्टी में उसको जुरिडिक्शन उस हद तक किस हद तक है या नहीं है या नहीं है, इस लिहाज से कोई जजमेंट हो विच कन्फर्स अपॉन, विच कन्फर्स जो कि देती है कौन, जजमेंट ऑर्डर या डिक्री, विच कन्फर्स अपॉन देती है, और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन, पर्सन एनी लीगल करेक्टर, ठीक है, या किसी एनी पर्सन से, जो किसी पर्सन को वो सर्टिफिकेट देती है फाइनल ऑर्डर जजमेंट के जरिए, ऑर्डर के जरिए, डिक्री के जरिए, या उससे वो लीगल करेक्टर ले लेती है, आर विच या विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी इंटाइटल्ड टू एनी सच करेक्टर, या उसको डिक्लेयर कर देती है कि आप इस सच करेक्टर का इंटाइटल है, हकदार है, आर टू बी इंटाइटल्ड टू एनी स्पेसिफिक थिंग, या आप स्पेसिफिक थिंग के क्या है इंटाइटल है, नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन बट एब्सोल्युटली, बल्कि क्या है कि आप किसी खास बंदे के खिलाफ यानी के लिहाज से आपको ये टाइटल नहीं, बल्कि आप एब्सोल्युटली इंटाइटल हैं, तो इज रेलिवेंट, तो वो भी रेलिवेंट फैक्ट होगा, रेलिवेंट फैक्ट होगा, ये याद रखना है। व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच लीगल कैरेक्टर, जब वो एग्जिस्टेंस ऑफ कैरेक्टर, व्हेन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी लीगल कैरेक्टर, हाँ द टाइटल ऑफ एनी सच पर्सन टू एनी सच थिंग इज रेलिवेंट, तो जब क्या होगा, जब वो जो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच लीगल कैरेक्टर या टाइटल वो क्या होगा, वो रेलिवेंट होगा उस चीज के लिहाज से, तो फिर वो क्या होगा, वो कोई भी जजमेंट होगी, फाइनल जजमेंट ऑर्डर डिक्री कॉम्पिटेंट कोर्ट की, तो वो क्या हो जाएगी, वो रेलिवेंट हो जाएगी। ये आपने या इसमें बिठा लेना है ज़हन में। सच जजमेंट्स ऑर्डर और डिक्री इज कंक्लूसिव प्रूव होता है, ठीक है, दैट एनी लीगल कैरेक्टर विच इट कन्फर्स अक्यूज्ड, जो अक्यूज को एक देती है at the time when such judgment order or decree came into operation मतलब कि वो उस वक्त अमल में आई, that any legal character to which it declares any such person to be entitled, कि वो उसको वो लीगल करेक्टर उसको दे देना। देखो ना, लीगल करेक्टर एक बंदा एक्यूज के को डिक्लेयर कर देती है, मर्डर डिक्लेयर कर देती है, तो एक लीगल करेक्टर है ना उसका, तो accrued to that person at the time when such judgment order decree declared to have accused to that person, ठीक है ना, तो उसको अगर वो डिक्लेयर अक्यूज कर देती है, तो ये भी एक लीगल करेक्टर है ना, कि लॉ ने उसको एक करेक्टर ये दिया है कि वो अक्यूज है या वो इनोसेंट है, ठीक है, that any legal character which it takes away from any such person seized at the time from which such judgment order or decree declare that it has seized or should seized, मतलब कि कोई भी लीगल करेक्टर वो क्या ले भी सकती है, दे भी सकती है और ले भी सकती है। जब वो ले सकती है तो वापस ले सकती है, तो फिर इसका मतलब है जब जजमेंट दी उस वक्त वो लीगल करेक्टर उसका रुक गया, वो आपके बाद वो उसका लीगल करेक्टर नहीं है। जब डिक्लेयर कर दिया कि ही इज इनोसेंट, इज नॉट एक्यूज्ड, पहले एक्यूज्ड डिक्लेयर, फिर उसको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया, तो वो लीगल करेक्टर जो था उसको वो वापस ले लिया। इस बात पे इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। एंड दैट एनीथिंग टू विच इट डिक्लेयर्स, जिसमें वो डिक्लेयर करती है वो जजमेंट ऑर्डर डिक्री, एनी पर्सन टू बी इंटाइटल्ड वाज द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, कि वो शख्स की प्रॉपर्टी है एट द टाइम आना यहाँ पर टाइम, at the time from which such judgments order decree declares that it has been or should be his property, कि जब वो जजमेंट डिक्री और ऑर्डर जो डिक्लेयर करता है कि ये खास बंदे की जो प्रॉपर्टी है, ये भी एक तो टाइटल है ना, उसको डिक्लेरेटरी टाइटल डिक्लेयर कर देते हैं कि ये प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वकार अहमद फरीदी, यानी कि इसका जो मालक है उसको, तो वो भी यानी कि क्या हो जाएगा, सारे के सारे वो रेलिवेंट होंगे, ठीक है ना, हमने यही पढ़ा है ना, रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट और जुरिडिक्शन,
ठीक है, तो इसमें हम एमसीक्यू पढ़ लेते हैं, एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। इसका एमसीक्यूज वही हमने अभी पढ़ा, जब आपको जजमेंट ऑर्डर या डिक्री जो कॉम्पिटेंट कोर्ट की वो किसी मैट्रिमोनियल एडमायरलिटी, मतलब कि उसको मानते हैं कि ये हिज मैट्रिमोनियल रिलेशंस में कि ये उसका हस्बैंड है या नहीं है, या उसको किसी चीज़ से की जुरिडिक्शन से वो उसको ले लेती हैं कि ये इसमें उसको जुरिडिक्शन नहीं है, तो या कोई भी टाइटल जो लीगल कैरेक्टर उसको देती है वो जजमेंट या ऑर्डर या उससे वो ले लेती है। तो ऐसा जो या उसको डिक्लेयर करना, उसको सच कैरेक्टर को वो जजमेंट के ज़रिए या उसको डिक्लेयर कर देना कि आपको एब्सोल्युटली यानी कि क्या है वो जो कैरेक्टर जो है वो लीगल कैरेक्टर हासिल है। तो इस तरह जो भी यानी कि वो जो जजमेंट होगी वो रेलिवेंट होगी। ये लिखा हुआ है इज़ रेलिवेंट, जब वो लीगल कैरेक्टर क्या होगा, वो उसके इज़ वो क्या होगा, इन एनी पर्सन टू द सच थिंग, वो उसको यानी कि उस पे यानी कि लीगल कैरेक्टर इन एग्जिस्टेंस, जब उसके ऊपर बहस की जा रही होगी, जब वो उस पे यानी कि वो इन इश्यू होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो रेलिवेंट होगा। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 56 आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 ये कहता है रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ द जजमेंट। रेलिवेंसी क्या होगी एंड इफेक्ट ऑफ द जजमेंट क्या होगा? ऑर्डर्स, डिक्री एंड अदर देन दोज मेंशन इन आर्टिकल 55। ये अभी आर्टिकल 55 पढ़ा है ना हमने, ये देखिए। इसके अलावा जो जजमेंट्स होगी उनका इफेक्ट क्या होगा और उनकी यानी कि रेलिवेंसी क्या होगी, क्या वो रेलिवेंट होंगी या नहीं होंगी, अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जजमेंट्स, ऑर्डर, डिक्री अदर देन दोज मेंशन इन आर्टिकल 55 आर रेलिवेंट, वो भी रेलिवेंट होंगी। ठीक है, इफ दे रिलेट टू मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर का कोई मैटर है, रेलिवेंट टू द इंक्वायरी, relevant to inquiry, but such judgment, order, decree are not conclusive proof of that which they state। ठीक है, उसने कहा वो जजमेंट रेलिवेंट तो होगी लेकिन क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे। ये है इसमें बात लिखी हुई है। चलें जी, अगर कोई जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री जो है वो ऐसे मैटर के रिलेटेड हो जो कि पब्लिक नेचर का हो, ठीक है ना, पब्लिक नेचर का हो, तो उसमें क्या हो, वो रेलिवेंट तो है लेकिन क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ये आपने इसमें ये चीज याद रख लेनी है। आगे चलते हैं जी। ए सूज बी को करता है, ए क्या करता है, सूज करता है बी को फादर ट्रेसपास आर हिज लैंड। ए ने बी को सूज किया, ट्रेसपास इसने के ट्रेसपास किया उसकी लैंड को। बी एलिजेस टाइटल एग्जिस्टेंस ऑफ द पब्लिक राइट ऑफ वे, कि बी कहता है कि मुझे तो पब्लिक राइट है वे का, उस वहां से गुजरने का, ओवर द लैंड, विच ए डिनाइज, जो कि ए डिनाई करता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिक्री इन द फेवर ऑफ द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के फेवर में जो वो उसको आस्था राइट मिला है, इन अ सूट बाय ए अगेंस्ट सी फॉर अ ट्रेसपास ऑन द सेम लैंड in which the C alleges the existence of the same right of way is relevant, but it is not a conclusive proof that the right of way exists। ठीक है, अब उसने कहा है ए ने बी के खिलाफ सू किया, ए ने बी के खिलाफ क्या कि ये मेरी जो लैंड है उसमें से गुजरता है। अब बी कहता है कि मुझे तो राइट ऑफ पब्लिक राइट है, मुझे तो हासिल है। अब उसी रास्ते पर अगर जो सी को किसी केस में अगर गुजरने का रास्ता मिला था तो वो एक रेलिवेंट तो है लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि अब बी को भी वहां से रास्ते गुजरने का राइट हासिल है। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। चलें जी, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप इसको सुनते जाइएगा और अच्छी तरह से इसको करते जाइएगा। ठीक है ना। एमसीक्यूज नंबर 4 क्या कहता है? एमसीक्यूज नंबर 4 ये कहता है जजमेंट्स ऑफ द डिक्री आर अदर देन दोज मेंशन्ड इन आर्टिकल 55, जो आगे वो क्या है, वो रेलिवेंट है। ये आपने याद रखना है, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे 57 आर्टिकल 57 क्या कहता है? जजमेंट्स अदर देन दोज मेंशन इन आर्टिकल 54 टू 56। हमने 54 से लेकर 56 तक पढ़ा है ना, तो उसमें उसने कहा है कि वो जजमेंट्स इसके अलावा अगर जजमेंट हो जाएंगी तो वो क्या वो रेलिवेंट होंगी? यस, रेलिवेंट होंगी। ठीक है, क्या अगर इरेलीवेंट होगी तो वो कैसे होंगी? ठीक है ना, अगर रेलिवेंट है तो वो कैसे, अगर इरेलीवेंट है तो वो कैसे, अभी पढ़ लेते हैं। उसने कहा जजमेंट्स अदर देन ऑर्डर डिक्री अदर देन दोज मेंशन आर्टिकल 54, 55, 56 ये अपने याद रखने हैं। ठीक है ना, आर इरेलीवेंट होती है। उसने कहा इरेलीवेंट है मतलब कि जो जजमेंट्स होंगी किन के अलावा,
आर्टिकल 54, 55 और 56 में जो जजमेंट्स हमें पढ़ी हैं कि ये रेलिवेंट होंगी, इसके अलावा अगर कुछ जजमेंट्स ऑर्डर या डिक्री होंगे वो इरेलीवेंट होंगी। हाँ, क्या अगर उसने कहा अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट्स ऑर्डर और डिक्री इज फैक्ट इन इशू आर रेलिवेंट अंडर सम अदर प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर। अगर उसने कहा है कि अनलेस द एग्जिस्टेंस, अगर उन जजमेंट्स की ये जो आर्टिकल 55 टू लेकर 56 तक, इसके अलावा कुछ जजमेंट्स होती हैं, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो क्या है, उसकी जजमेंट्स की ऑर्डर की या डिग्री की एग्जिस्टेंस फैक्ट इन इश्यू हो या रेलिवेंट हो, तो फिर वो क्या आ जाएंगे, वो रेलिवेंट हो जाएंगे, वो फैक्ट इन इश्यू हो या रेलिवेंट हो। तो अंडर सम अदर प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर इस कानून शहादत की अदर प्रोविजंस के तहत वो फैक्ट इन इश्यू में हो या रेलिवेंट फैक्ट हो, तो फिर क्या हो जाएंगे, वो रेलिवेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज क्या है, इसके अलावा आर्टिकल 54 से लेकर 56 तक इसके अलावा जितनी भी जजमेंट्स होंगी वो क्या जाएंगी, इरेलीवेंट होंगी, ये आपने याद रखना है जी। आगे चलते हैं जी, इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, अब इसको पढ़ते हैं, आपको और मजीद वाज़ेह हो जाएगा। ए एंड बी सेपरेटली सू सी, दोनों ने ए एंड बी ने सी को अलग अलग दावा किया है बी के खिलाफ। फादर लाइबल एक उसने ऐसी स्टेटमेंट दी है जो उसको नुकसान पहुंचा रही है, विच रिफ्लेक्ट अपॉन ईच ऑफ देम, विच रिफ्लेक्ट अपॉन ईच ऑफ देम, ठीक है ना। सी विच सी इन ईच केस से दैट द मैटर alleged टू बी लाइबलस इज ट्रू। अब सी कहता है कि जो लाइबलस जो मैटर जो है ना, जो अलेज किया गया वो ट्रू है, ठीक है, मैंने किया ऐसा है। एंड द सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट इट इज प्रोबेबली ट्रू इन ईच केस आर इन नीदर। ये सर्कमस्टांस बताते हैं, वो कहते हैं कि ये जो है ये वो तो कहता है सी जो है इन ईच केस सेज दैट द मैटर अलेज, जो अलेज किया गया है लाइबलस, वो क्या है, वो ट्रू है, लेकिन सर्कमस्टांसेस कहते हैं कि ये प्रोबेबली मुमकिन तौर पर ट्रू भी हो सकते हैं और ये क्या नहीं भी हो सकते, इनमें से कोई ट्रू नहीं भी हो सकता। ए ऑब्टेन डिक्री, ए ने डिक्री ले ली अगेंस्ट सी के खिलाफ फॉर द डैमेजेस। अब ए डिक्री मिल गई ए को कि सी डैमेजेस पे करेगा ऑन द ग्राउंड दैट सी फेल टू मेक आउट हिज जस्टिफिकेशन, कि सी जस्टिफिकेशन देने में फेल हो गया। द फैक्ट द फैक्ट द फैक्ट द फैक्ट इज इरेलीवेंट, द फैक्ट इज रेलिवेंट एज बिटवीन बी एंड सी, के फैक्ट इज ए एंड बी, जो बी और सी के दरमियान जो थी, यानी कि जो मामला थे फैक्ट, वो ये हम पे फैक्ट आना है फैक्ट। द फैक्ट इज इरेलीवेंट एज बिटवीन बी एंड सी, जो बी एंड सी के दरमियान जो मामला था वो उसको प्रूव करने में क्या हुआ, वो यानी कि जस्टिफिकेशन नहीं दे सका, तो ये क्या हो जाएगा, इरेलीवेंट हो जाएगा। वो क्या है, इरेलीवेंट है, यहाँ पे याद रखना है, इरेलीवेंट है। आगे चलते हैं, बी क्या कहता है, ए प्रोसिक्यूट बी फॉर अडल्ट्री विद सी, ए ने प्रोसिक्यूट किया बी को, उनके खिलाफ मुकदमा चलवाया कि उसने सी के साथ ज़िना किया है, ठीक है, एज वाइफ, जो कि ए की वाइफ है, ठीक है ना। ए ने कहा कि बी ने ना मेरी उसने ए ने कहा कि बी ने मेरी वाइफ जो कि सी है उसके साथ उसने ज़िना किया है। बी डिनाई कर देता है दैट सी इज वाइफ, सी इज वाइफ। बी डिनाइज दैट सी इज ए वाइफ, बी डिनाई कर देता है कि सी तो इसकी वाइफ ही नहीं है। बट द काउल कन्विक्ट बी ऑफ अडल्ट्री, बट द कोर्ट कोर्ट होना यार, कोर्ट कन्विक्ट बी ऑफ अडल्ट्री, बी को, लेकिन क्या है, कोर्ट बी को कन्विक्ट कर देती है अडल्ट्री के लिए, ठीक है, कर देती है। अब आफ्टरवर्ड्स सी इज प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगैमी, सी को प्रोसिक्यूट किया जाता है बाइगैमी के लिए। बाइगैमी के लिए मतलब कि दो शादी होती, कहते हैं ना, दो शादियां करना, बाइगैमी। इन मैरिंग बी ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम, आप देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ देखें, सी की बात हो रही है, ए ने कहा बी के खिलाफ केस किया कि इस मुकदमा चलवाया कि सी के साथ इसने ज़िना किया कि जो कि सी ए की वाइफ है। अब कोर्ट जो है बी डिनाई कर देता है कि ये ए की वाइफ ही नहीं है।
अब कोर्ट उसको कन्विक्ट कर देती है बी को। आफ्टर दैट सी इज प्रोसिक्यूटेड, बी को प्रोसिक्यूट किया जाता बाई बाइगैमी कि उसने 2 शादियां कर रखी है इन मैरिंग बी ड्यूरिंग एज लाइफ, ए की यानी कि ए की बीवी होते हुए उसने क्या किया है, बी के साथ भी शादी कर रखी थी। सी सेज, सी कहती है दैट शी नेवर वाज एज वाइफ कि अब वो तो ए की वाइफ थी ही नहीं कभी, ठीक है ना। द जजमेंट अगेंस्ट बी इज इररेलेवेंट एज अगेंस्ट सी, ठीक है ना। तो अब जो जजमेंट थी ना अगेंस्ट बी के, वो इररेलेवेंट है अगेंस्ट सी। अब सी के साथ उसका कोई तल्लक नहीं, ठीक है ना। वो उसमें सजा बी को, चाहे उसमें वो फरीक थी, लेकिन क्या है, वो बी के खिलाफ क्या है, इररेलेवेंट है, ठीक है। अगली जो है आप जो यहाँ पढ़ लीजिएगा स्टेटमेंट, ये सारी आपने पढ़ लेनी है, मैं इसको रोका हूँ, इसको स्टॉप करके आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। एमसीक्यू नंबर 5 पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज वो मैंने करवा दी आपको। आगे चलते हैं जी। उसने कहा जजमेंट्स ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज मेंशन इन आर्टिकल 54, 55 एंड 56 क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट है, आर इररेलेवेंट, ठीक है। आर इररेलेवेंट ये आपने याद रखना है। एमसीक्यू नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 6 चलते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 6 क्या कहता है, उसने कहा ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर स्टीलिंग अ काउ फ्रॉम हिम। ए जो है उसने क्या किया है, ए प्रोसिक्यूट किया है, तो ए ने बी के खिलाफ मुकदमा चलाया है कि इसने कि बी ने काऊ जो होती है ना, उसने काऊ चुराई है, उससे काऊ चुराई है, ठीक है ना। बी इज कन्विक्टेड, बी को कन्विक्ट किया जाता है। ए आफ्टरवर्ड सू सी, बी ए जो है उसके बाद सी के खिलाफ ही मुकदमा चला देता है फॉर द काउ विच बी हैड सोल्ड टू हिम, जो उसने सी बी को सी सोल्व की सी थी। मतलब कि ए ने बी के खिलाफ मुकदमा चलाया कि इसने मेरी जो गाय है वो चुराई है, बी को सजा हो जाती है, और उसके बाद ए फिर सी के खिलाफ मुकदमा चलवा देता है कि उसने बी ने जो गाय बेची वो सी को बेची थी बिफोर हिज कन्विक्शन, बी हैड सोल्ड टू हिम कि बी ने उसको बेची थी बिफोर हिज कन्विक्शन, उसने अपनी सजा से पहले। एज बिटवीन ए एंड सी, as A C, the judgment against B is as between A and C, जो A है और C, A and C, A and C के लिहाज से कि द जजमेंट अगेंस्ट बी, जो बी की जजमेंट वो क्या हो जाएगी, वो इररेलेवेंट हो जाएगी, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये एग्जांपल यहाँ से लिए मैंने, इररेलेवेंट, ये देखिए इररेलेवेंट यहाँ से लिए मैंने, ये वाली एग्जांपल, ये सी वाली इज इररेलेवेंट हो, ठीक है ना। यही तो हमने पढ़ा ऊपर, इररेलेवेंट हो जाएगी, बी ऑप्शन, ठीक है जी। आगे जी एमसीक्यू नंबर आर्टिकल 58 पढ़ते हैं। आर्टिकल 58 कहता है, ये आज का आई थिंक सो ये लास्ट है इस लेक्चर का। आर्टिकल 58 क्या कहता है, फ्रॉड और कोलिजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट, अगर आप फ्रॉड के जरिए या धोखाधड़ी से इन ऑब्टेनिंग जजमेंट आप ऑब्टेन देते हैं और जजमेंट देते हैं, अन इनकम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट मे बी प्रूव्ड, ठीक है ना। उसने कहा है फ्रॉड और ऐसे जजमेंट जो आपने फ्रॉड के जरिए या कुलियन के लिए धोखाधड़ी से ली है, ठीक है ना, या जिस कोर्ट ने वो दी है इनकम्पिटेंट है, तो इसको भी प्रूफ किया जाता है, ये रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक है ना। आप पढ़ते हैं जी। एनी पार्टी टू अ सूट और अदर प्रोसीडिंग, एनी पार्टी टू अ सूट और अदर प्रोसीडिंग, कोई भी पार्टी जो है टू सूट और अदर प्रोसीडिंग मे शो दैट एनी जजमेंट ऑर्डर डिक्री के कोई भी किसी भी सूट में या प्रोसीडिंग में कोई भी पार्टी ये शो कर सकती है कि जजमेंट जो दी गई है, ऑर्डर या डिक्री दी गई है, विच इज रेलिवेंट, जो कि अंडर सेक्शन 54, 55, 56 के तहत रेलिवेंट है, एंड विच हैज बीन आना, इसमें बीन आना है यहाँ पे, which has been proved by the adverse party, जो हो जहाँ जिसमें ये प्रूव हो चुका है कि by the adverse party was delivered by the court not competent to deliver it, या ऐसी कोर्ट ने वो जजमेंट दी है जो कि competent नहीं थी, तो और was obtained by fraud or collusion, तो वो क्या हो जाएगी, वो रेलिवेंट हो जाएगी, ऐसा फैक्ट रेलिवेंट होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। मतलब इसका बताऊं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 58, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एमसीक्यूज आपका बन सकता है। उसने कहा कि अगर जजमेंट फ्रॉड या कोलिजन के जरिए ली गई है, धोखाधड़ी के जरिए ली गई है, या ऐसी कोर्ट ने जजमेंट दी है जो इनकम्पिटेंट है, तो दूसरी पार्टी अगर ये साबित कर देती है
दोनों चीज़ें, दोनों में से कोई भी मामला हो, फ्रॉड या वो इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट साबित कर देती है, तो फिर वो फैक्ट रेलिवेंट होगा, उसको प्रूव किया जा सकता है, फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 7, एनीबॉडी टू सूट और अदर प्रोसीडिंग may show that any judgment, order or decree which is which is relevant under article 58 to 50, 54, 55, 56, तो वो क्या हो जाएंगी, वो रेलिवेंट होंगी। ये सी ऑप्शन ठीक है जी। नहीं जनाब, वकार अहमद फरीदी को इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं। आर्टिकल 58 तक हमने पढ़ लिया है, आर्टिकल 59 से ऑनवर्ड हम करते हैं इसको, ठीक है जी इंशाल्लाह। तब तक के लिए वकार अहमद फरीदी को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा और इसको अच्छी तरह से आपने तैयार करना है, ठीक है। ठीक है, ये जितने भी मेरे जो इस बैच में लॉ गेट के स्टूडेंट्स हैं, सिविल जज के स्टूडेंट्स हैं, एडीपीपी के स्टूडेंट्स हैं और डीडीपीपी के स्टूडेंट्स हैं और जितने भी एलएलबी वाले हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।